तो लास्ट क्लास में हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को हमने परिभाषित किया था। परिभाषित कैसे किया था? समान आवेश थे, परिमाण में समान थे और विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे थे? अत्यल्प दूरी पर थे, तो इस युग्म को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहा था। इसके बाद हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसको कैसे निकालते हैं? जो उनका परिमाण है उसका और उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणनफल लिया, तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे व्यक्त करते हैं? पी से। स्मॉल पी है यहाँ पे, तो पी बराबर क्या आ गया था? कूलम क्यू डी। तो क्यू डी क्या होता है? क्यू कहाँ क्या है इसमें? क्यू है आवेश और डी क्या है इसमें? आवेशों के बीच की दूरी, जो कि अत्यल्प होती है। इसके बाद हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकाला था, तो क्यू डी सिंपल हो जाएगा, क्यू का कूलम और डी का मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसकी बीमाएं वगैरह देखी थी। तो अब यहाँ तक पहुंच गए। अब हम एक अच्छे डेरिवेशन की तरफ आगे चलते हैं और लिखिए आपके इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन, जो कि द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक द्विध्रुव होगा, उसके अक्ष पर, इस अक्ष पर एक कोई बिंदु लेंगे, उस पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिए इसमें इसमें हेडिंग डालो, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं? एक विद्युत द्विध्रुव होगा, उसकी क्या होगा? अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा, उस पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या होगा? द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष, अक्ष होती है, उस अक्ष के किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें डायग्राम बना लेते हैं। अपने पास है इसमें मान लो आ, ये है अपने पास डी दूरी का एक द्विध्रुव है। यहाँ पे इसका माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, और इसके इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी है। इसका एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं ओ। मध्य में क्या है? ओ बिंदु है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी। और अब देखो इन दोनों जो बिंदु मिल रहे हैं, ये क्या हो जाएगी? इसकी अक्ष हो जाएगी। इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या है? इसका अक्ष है। तो इस अक्ष पर कोई एक बिंदु लेंगे हम। क्या लेंगे? कोई एक बिंदु, कहीं पे भी हो सकता है, इसके अक्ष पे ही होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस दिशा में ले रहे हैं कोई बिंदु, इस दिशा में कोई बिंदु है, जहां पे ये बिंदु है पी, और इस पी पर क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके कारण हम निकालेंगे? जो अपना द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो एक निकाय है, ये इसके कारण यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो आज हम ज्ञात करने वाले हैं, और उसकी दिशा किधर आती है। तो अब हम थोड़ी सी बेसिक ज्यामिति को देखते हैं। अपने पास विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? डी दूरी है। अब मध्य में क्या माना है? एक बिंदु ओ। अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। अगर सुना नहीं है, थोड़ा सा स्पीकर को लाउड कर लेना। बीच में बिंदु क्या माना है? डी। तो मैं मान के चलता हूं कि मध्य बिंदु से जो अपना बिंदु पी है, वो आर दूरी पे है। कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। अब आर दूरी का मतलब है कि ये कुछ भी मान हो सकता है। हो सकता है कि ये यहीं पे स्थित हो, यहीं पे हो, तो हम एक तरीके से हम वेरिएबल, मतलब एक चर राशि माना है आर। तो कितनी दूरी पे? और ये दूरी कहाँ से हमने नापी है? मध्य बिंदु से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है? आर है। तो अब हमें क्या करना है? बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और एक और पॉइंट ये है कि अगर
विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी क्या है, डी। मैं कह दूं कि ये वाली दूरी कितनी होगी, ए से ओ तक के बीच की, ये d/2 होगी। और इसी प्रकार से ये दूरी कितनी होगी, ये भी d/2 होगी। इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि डी है मध्य में, क्या है, ओ बिंदु, तो डी का दो भागों में टूट जाएगा, d/2 और d/2। तो अब बारी बारी से हम एक एक स्टेप लिखेंगे और उसको लिखते जाना है और समझते जाना है। जो भी मैंने डायग्राम बनाया है उसके बारे में हल्का सा लिख देते हैं। तो इसमें लिखो, इसमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है, माना बिंदु, अब जो भी हमने डायग्राम बनाया है उसी के बारे में लिख रहे हैं। माना बिंदु ए तथा बी पर द्विध्रुव, बी पर विद्युत द्विध्रुव, बी पर विद्युत द्विध्रुव के क्रमशः -q व +q आवेश, -q व +q आवेश उपस्थित हैं, आवेश उपस्थित हैं। अब हम एक एक बात वही लिखेंगे। देखो अब क्या लिखा है हमने, हमने लिखा है कि बिंदु ए और बी पर क्या है, -q और +q आवेश स्थित है। तो ए पर क्या है, -q, और बी पे क्या है, +q आवेश स्थित है। और वही बात हमने लिखी है। तो यहाँ पे हमने ये नोट कर लिया। इसके बाद में और लिखते हैं, इसके बाद लिखो, तथा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ये भी लिख लिया। आवेशों का, अब लिखो, आवेशों का मध्य बिंदु ओ है, ये भी लिख लेते हैं। आवेशों का मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब हमने ये देख लिया। अब हमें लिखना है कि बिंदु P कहाँ पे है, इसके अक्ष पे कोई मान माना गया है। तो इसके बाद लिखते हैं, दोनों दोनों आवेशों को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा, जो दोनों आवेश हैं उसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी, इसका अक्ष होगी। तो इसको हम ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, अक्ष लिख लेते हैं। रेखा को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर बिंदु P स्थित है। क्या माना है, कोई बिंदु क्या है, बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P पे देखो क्या है। अब हम क्या करने वाले हैं, बिंदु P पे ही क्या करना है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने क्या लिखा है, दोनों आवेशों का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, ये ओ मान लिया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये अक्ष, ये भी अक्ष होगा। इसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने पे क्या है, कोई बिंदु P स्थित है। तो हमने ये P नोट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी बिंदु पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये भी लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं, बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत, जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का क्या क्या ज्ञात करना है, परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। तो हमें कहाँ पे ज्ञात करनी है, बिंदु P पर। और बिंदु P कहाँ पे माना है हमने, इसके
अक्ष पे कहीं पे भी एक स्थित बिंदु P माना है, जो क्या है, मध्य बिंदु से उसकी दूरी क्या है, R है। अब यहाँ पे लिखते हैं, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, माना बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी क्या है, R, दूरी R है। अब देखो, O से दूरी क्या है, R है। ये हमने पहले ही ज्यामितीय रूप से ड्रा कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो जब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमें एक परीक्षण आवेश के बारे में बताया था। तो परीक्षण आवेश क्या होता है कि कहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है, कूलम्ब बल कितना लग रहा है, उस पर दिशा क्या होगी, उसका परीक्षण करने के लिए काम में लेते हैं। अब बिंदु P पर हम कैसे पता करेंगे कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। जो परीक्षण आवेश जिस दिशा में जाएगा, उस दिशा में क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो अब हम इस पे क्या करते हैं, काल्पनिक परीक्षण आवेश मानते हैं। तो इस पे लिखते हैं, तथा बिंदु O से दूरी R है, तथा P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, कि यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 है। तो ये भी हम वहां पे ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे क्या माना है हमने, Q0 आवेश मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तीव्रता का परिमाण और दिशा ज्ञात करना। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो मैं हल्का सा बता देता हूँ कि अपने पास दो आवेश है, -Q है और एक +Q है, और एक परीक्षण आवेश है जहां पे हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम सबसे पहले हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, सबसे पहले हमें ये करना है, जो दोनों आवेश हैं उन दोनों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बिंदु A पर स्थित कौन सा आवेश है, -Q, इसके कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो निकाल लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम बिंदु B पर जो अपना +Q आवेश है, उसके कारण इस बिंदु पे कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो भी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ना कैसे, सदिश रूप से। तो अपने पास दो आवेश है, तो दोनों के कारण हमने अलग अलग निकाल लेंगे, और फिर हमें क्या मिल जाएगी, विद्युत P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए लिखते हैं हम सबसे पहले, बिंदु A पर जो आवेश है -Q, इसके कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसमें लिखिए, इसमें आगे लिखना, परीक्षण आवेश Q0 पर द्विध्रुव के A बिंदु पर उपस्थित कौन सा आवेश है, -Q, उपस्थित -Q आवेश के कारण के कारण कारण क्या हो जाएगा, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तीव्रता क्या है, E1 है। तथा क्या माना है, हमने माना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। किसके कारण, हमने माना है कि बिंदु A पर जो आवेश है, परीक्षण आवेश अपना कौन सा है, Q0। Q0 पर देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि Q0 परीक्षण आवेश Q0 पर द्विध्रुव के बिंदु A के कारण, A पर आवेश -Q के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, E1 मान लिया। उसको कितना माना है, E1। तो अपने पास E1 आ गया, E1 वेक्टर आ गया। अब इसकी दिशा लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे
ध्यान देना ये पे, यहाँ पे ए पे कौन सा आवेश है, -q, और बिंदु पी पर कौन सा आवेश है, +q। तो बल किस दिशा में लगेगा, कूलम्बियन बल किस दिशा में लगेगा, दोनों आवेशों पे विपरीत। आ, एक पे माइनस है, ऋणावेश है, और दूसरा धनावेश है, तो विपरीत प्रकृति है, तो कौन सा लगता है, आकर्षण। तो ये क्या करेगा, -q इस आवेश को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे जिस दिशा में विद्युत बल कूलम्बियन बल लगता है, उसी दिशा में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो अब अपने पास E1 की दिशा किधर मिल गई, देखो E1 की दिशा हमें मिल गई इस दिशा में। ये कौन सी दिशा हो गई, E1 की दिशा। E1 वेक्टर किस दिशा में मिलेगा, हमने E1 किसको माना है, ए पर स्थित आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसका। और ये बिंदु कौन सा आवेश था इस पे, -q। तो अपने पास E1 का पता चल गया, किस दिशा में, P से O की तरफ। किस दिशा में मिला है, अपने पास इस दिशा में मिला है, तो इसको मैं ये कह दूं P से किस तरफ है, O की तरफ। बिंदु P से O की तरफ इसकी दिशा मिली है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें लिखो, तीव्रता E1 है तथा इसकी दिशा P से, इसकी दिशा P से O की ओर होगी, O की ओर होगी। तो अपने पास यहाँ पे क्या मिल गया, E1 मान लिया, और इसकी दिशा किधर है, P से O की तरफ। अब ये मान निकाल लेते हैं। ये मान कैसे निकालेंगे, देखो अब हमने ये पहले ज्ञात किया है, E1 वेक्टर कैसे निकाला था, ध्यान देना, मैंने एक पॉइंट चैप्टर कराया था विद्युत क्षेत्र वाला। तो उसमें क्या किया था, उसमें हमने निकाला था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला लिखा था। तो क्या था, कूलम्बियन बल और आवेश के परिमाण, परीक्षण आवेश के परिमाण अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये आया था अपना, ये वाला फॉर्मूला निकाला था, याद है। अगर याद नहीं है तो इसका मतलब तुमने वो वाला क्लास नहीं देखा है। देखो कैसे निकाला था, एक आवेश है और दूसरे आवेश पर परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, तो कैसे निकाला था हमने, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना आता है, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट काम में लूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी हमने छोटे छोटे पॉइंट किए हैं, वो अब कहाँ पे काम आने वाले हैं, डेरिवेशनों में। तो यहाँ पे मैं क्या मानूंगा इसको, इसको मैं डायरेक्ट काम में लूंगा, KQ/R² और R कैप। ये क्या है, ये किसी आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर Q आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सा आवेश लिया है, देखो Q लिया है, Q काम में लिया है, परीक्षण आवेश काम में नहीं लिया। तो ये Q के कारण है। तो अब अपने अपने उसमें, इसमें भी हम इसी फॉर्मूले को काम में कैसे लेंगे, देखो। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने पास आवेश कौन सा है, -q, और कहाँ पे लग रहा है, P पे। तो मैं अब ये लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, KQ, Q कौन सा है अपना, -q, अपॉन में R था, वहां पे दूरी था। तो अपनी दूरी कितनी है, देखना, अपनी दूरी बनेगी A से लेके यहां तक की, यही बनेगी ना, क्योंकि किसके कारण निकाल रहे हैं, -q के कारण निकाल रहे हैं। तो दूरी कितनी बनेगी भाई, -q जहां पे है और परीक्षण आवेश जहां पे है, उसके बीच की दूरी होगी। तो ये कितनी दूरी है, हम इसको मान लेते हैं AP नाम दे देते हैं इसको। तो इसको मैंने कह दिया AP का स्क्वायर। दूरी क्या हो गई, AP, इनटू में क्या था, R कैप। तो ये क्या आ गया अपना, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। तो अपने पास एक तो मिल गया। अब हमें इसी प्रकार से क्या चाहिए, बिंदु B पर स्थित आवेश, एक आवेश और है +q। तो अब लिखो, इसी प्रकार, इसी प्रकार द्विध्रुव के B बिंदु पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु
पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या क्या है? E2 है, मान लिया क्या है? E2 है, तथा इसकी दिशा, इसकी दिशा किधर होगी? देखो, गौर से देखो, दिशा कैसे निकालेंगे? बिंदु बी पे कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। यहाँ पे भी कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। अब दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा? इस आवेश को ये आवेश इस प्लस क्यू परीक्षण आवेश को क्या करेगा? दूर भेजने का प्रयास करेगा। तो दूर भेजेगा तो इसकी दिशा किधर आ जाएगी? इसकी दिशा आ जाएगी इसके, इस तरफ। और ये क्या है? जिस दिशा में कूलम्बियन बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये अपने पास E2 मिल जाएगा। और क्या है? प्लस क्यू के कारण मैंने इसको ब्रैकेट में प्लस क्यू लिख दिया है कि ये प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण किस दिशा में मिला है? इस दिशा में। तो हमने ये नोट कर दिया। तो इसकी दिशा किधर आ रही है? इसकी दिशा इस दिशा में आ रही है। तो इसको लिख देते हैं। इसकी दिशा पहले से उल्टी है, ओ से पी की तरफ है, पी की ओर है। ठीक है, अब देखो इसका मान लिखते हैं। इसको क्या मानेंगे? E2। देखो के क्यू, क्यू कितना है यहाँ पे? प्लस क्यू है, तो हम लिख देंगे प्लस क्यू। अपॉन में वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं जो मैंने एक ये पीडीएफ चैप्टर का ऊपर दिखाया था फॉर्मूला। के क्यू अपॉन में क्या आएगा? इनके बीच की दूरी, दूरी देखना इनके बीच की, बिंदु पी, बी से यहां तक की दूरी क्या है? इसको अभी तो हमने नहीं निकाली, तो इसको क्या रखते थे? बी पी। तो इसको हमने लिख दिया बीपी, बीपी का स्क्वायर। और आर है अपने पास। ये क्या मिल गया? समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि हमने क्या किया? पहले बिंदु ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू, हमने क्या किया है? सबसे पहले निकाला है माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो क्या मिला? के माइनस क्यू अपॉन में उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। फिर निकाला हमने बिंदु बी के पर जो आवेश है प्लस क्यू, तो उसके कारण बिंदु पी पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो निकाल लिया। तो हमारे पास समीकरण कौन से आ गए? एक और समीकरण 2 आ गए। अब हमें क्या है? हमारे पास इसमें अज्ञात राशियां क्या है? एक तो एपी है और एक बीपी है। इन दोनों का मान निकाल के कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 और 2 में। तो अब देखो, एपी हमारे पास आर ज्ञात होगा, तो हमें जितनी भी दूरियां निकालनी है वो किस में निकालनी है? आर की फॉर्म में निकालनी है। तो देखो, हमें सबसे पहले चाहिए इससे बिंदु से यहां तक की बीच की दूरी, एपी। क्या चाहिए? एपी। तो ये ध्यान से देखना, यहां तक तो क्या है? आर है। यहां तक तो क्या है? आर है। और ये दूरी क्या है? dy2। और यहां तक आर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर प्लस dy2 लिख सकता हूं ना? क्योंकि यहां तक तो दूरी क्या हो गई? आर हो गई। और ये दूरी हमने पहले ही निकाल रखी है, ये कितनी है? dy2। तो अपनी ए पी दूरी आ गई ना? तो इसको मैं क्या करता हूं? लिख देते हैं। अब इसमें लिखते हैं चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से हमें क्या मिला? एपी को हमने क्या लिखा है? एपी को एओ प्लस ओपी लिखा है। क्या लिखा है? देखो, हमने एपी को दो भागों में तोड़ दिया, ए ओ ये लिख दिया और ओ पी ये लिख दिया, क्योंकि ये राशियां हमें ज्ञात हैं, क्योंकि ये आर है और ये dy2 है। तो इसको लिख देते हैं। तो ए ओ प्लस ओपी लिख दिया। ये क्या था? dy2। और ये क्या था? आर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, आर प्लस dy2। तो हमें मिल गया एपी। इसको समीकरण नंबर क्या दे दे? 3। 3 दे दिया। अब देखो, हमारे पास एपी मिल गया, इसका काम हो गया, एपी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? बीपी। बीपी भी इसी प्रकार से देखते हैं। देखो, ये है बी और ये है पी। हमें ये दूरी नहीं पता, लेकिन हमें ये पूरी दूरी पता है, आर है। और ये दूरी क्या है? dy2। अगर मैं इस टोटल दूरी में से ये दूरी हटा देता हूं, ये वाली दूरी घटा देता हूं, तो हमें कौन सी मिल जाएगी? ये वाली दूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी?
अगर मैं इतनी बड़ी दूरी में से ये दूरी हटा देता हूं तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, कौन सी, बीपी। तो इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, देखो, इसको लिख देंगे हम ओ, बीपी को लिख देंगे पहले ओपी, क्या करेंगे, ओपी माइनस क्या कर देंगे, ओबी कर देंगे। सही है क्या ये? ओपी में से कौन सा हटाना है, ओबी। तो इसको लिख देते हैं, रफ में करके देखना। इसमें मैं लिख देता हूं, कौन सी दूरी लिख रहे हैं, बीपी। बीपी बराबर ओपी माइनस ओबी। बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा दी तो हमें क्या मिल गई, बीपी मिल गई। अब हमें पता है ओपी क्या है, ओपी की दूरी आर है, और इसमें माइनस आएगा, और ओबी की दूरी क्या है, ओबी की दूरी है d/2। ये तो हमने अच्छे से पहले ही चित्र में बनाया है, देखो ओबी की दूरी क्या है, d/2। ये d/2 और ये दूरी r है, तो अपने r माइनस क्या हो गया, d/2। इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 4। ये तुम्हारा पहला डेरिवेशन है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, अच्छे से देखना है। तो हमें क्या मिल गया, बीपी। अब यही मान किस में रखने थे, यही मान हमें E2 वाले फॉर्मूले में और E1 वाले। तो समीकरण 3 और 4 से किस में मान रख दें, 1 और 2 में। लिखो, समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो रख देते हैं इसमें। E1 कितना आ जाएगा, देखना आप, E1 के माइनस क्यू, तुम अपने रजिस्टर से देखते जाना। और नीचे क्या था, एपी था, तो एपी का मान क्या आ गया, आर प्लस डी/2। आर प्लस डी/2 का स्क्वायर और आर कैप, ये आ गया। इसी प्रकार E2 क्या आ जाएगा, इसी प्रकार E2 क्या आ जाएगा, के प्लस क्यू है तो प्लस क्यू है, हो गया आर माइनस डी/2 का होल स्क्वायर आर कैप। ये चिन्ह अच्छे से बनाना है, आर कैप है। तो अपने पास ये आ गए। अब हमने दोनों अलग अलग निकाल लिए। हमारे पास आ गया, एक तो माइनस क्यू के कारण E1 आ गया, और प्लस क्यू के कारण कितना आ गया, E2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परिणामी। परिणामी में क्या करेंगे हम, इन दोनों के कारण चाहिए तो हम दोनों को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, हमें संयुक्त रूप से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, अब हम इसके लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक लाइन लिखो इसमें, अतः अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो देखो कितनी आ जाएगी, परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, E वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। जब भी सदिश राशियां होती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसका सदिश योग करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वेक्टर में सदिश योग किया है, तो अपने पास E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक परिणामी चाहिए, हमने निकाल लिया E1 प्लस E2 वेक्टर। तो मान रख दो ऊपर से, देखो ऊपर लिखे हुए हैं, तो मैं रख देता हूं के माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस डी/2 का स्क्वायर आर कैप प्लस के क्यू अपॉन में आर माइनस डी/2 का स्क्वायर और आर कैप। तो ये मान रख दिया। अब क्या करना है, बस यहीं पे इसका डेरिवेशन हो गया है। इसको बस केवल सॉल्व करना है, हल्का सा दिमाग लगा के इसको हल करना है, कौन कॉमन आ रहा है, कैसे कैसे बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या करते हैं, के बाहर निकाल लेते हैं, के बाहर आ गया। और और क्या करें इसमें, देखो अब कैसे लिख सकते हैं, के बाहर निकाल लिया, क्यू बाहर निकाल लेते हैं,
तो क्यू को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, एक तो अपने पास क्या आ गया, के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, और क्या बाहर आ गया, आर कैप। आर कैप बाहर निकाल लिया। अब इसमें फर्स्ट में क्या बचेगा देखो, एक तो हमने के बाहर निकाला, क्यू बाहर निकाला, आर कैप निकाला, तो ऊपर से बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा -1, और नीचे एज इट इज जैसा है वैसा बच जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं -1/r+d/2 का स्क्वायर। फिर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का रहा। यहाँ से के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, आर कैप, तो यहाँ से केवल 1 बचेगा, r-d/2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास ये यहाँ तक आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको और सॉल्व करेंगे। देखो, के क्यू आर कैप। अब देखो नीचे से हम क्या कर देते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो r+d/2 का होल स्क्वायर और r-d/2 का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। इस राशि का इसमें भाग देंगे, तो क्या होगा, r+d/2 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r-d/2 का स्क्वायर। इसका गुना किससे करेंगे, इससे, और ये यहाँ पे लिख देंगे। ये शायद भिन्न सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा। तो माइनस चिन्ह पहले से है, और यहाँ पे क्या आएगा, -r-d/2 का होल स्क्वायर। फिर चिन्ह किसका है, ये प्लस का, तो प्लस कर दिया। अब इसमें देखो दूसरे में, इसमें क्या होगा, इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे। तो ये लिख देते हैं, r+d/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये हल होके कितना आ गया। अब देखो क्या आ जाएगा, के क्यू आर कैप। माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह में बाहर रख लेता हूँ। इसको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। a-b का होल स्क्वायर की तरह खोल देते हैं, तो r² प्लस में d²/4 माइनस का 2r/d/2 आ जाएगा। तो ये आ गया। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, और इसके में भी r² प्लस d²/4 प्लस में 2r/d/2। ये अच्छे से आता है, नहीं आता। इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, क्या किया है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, वो फॉर्मूला लगाया है। तो मैंने क्या किया, इसको किया, तो पहली का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, और दोनों का माइनस चिन्ह लगा के 2ab की तरह ये लिख दिया। इसमें प्लस चिन्ह आ गया। अब नीचे का देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों पे स्क्वायर है, इसमें क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा के पूरा होल स्क्वायर लिख दूं, लिख सकते हैं। r+d/2 का और r-d/2 का मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है, तो ये किस पे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। के क्यू आर कैप, अब माइनस का सब में गुना कर देते हैं, -r² माइनस d²/4। अब देखो, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस लिख दिया। तो ये हो गया, और 2 से 2 काट दूं, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा r d लिखूंगा यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया r d प्लस। अब इस प्लस का इससे प्लस मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो r² प्लस d²/4 प्लस का ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r d। अब नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा देखो, नीचे हमने क्या लिखा है, ये होल स्क्वायर है। ये ध्यान से देखना, a+b और a-b, a+b और a-b का एक फॉर्मूला लिखा था, और हम उसको क्या बोलते थे, हमने ये पढ़ा हुआ है कि a+b और a-b का मल्टीप्लाई अगर होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखो, इनमें प्लस है, इसमें माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो इसको लिख देंगे हम पहले r का स्क्वायर माइनस b², तो d²/4। इसका क्या है, होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम होल स्क्वायर। तो अपने पास इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब देखो क्या होगा, के क्यू आर कैप। अब यहां से देखना, r² से ये r² कट गया,
डी स्क्वायर बाई फोर से डी स्क्वायर बाई फोर कट गया तो क्या बच गया, एक आर डी यहाँ पे और एक आर डी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया टू आर डी। सही है, सही है। और नीचे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर का होल स्क्वायर, ये बच गया। बस इसको सॉल्व करना है और ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, टू बार ले लेता हूं, टू के क्यू डी आर आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर का होल स्क्वायर, ई वेक्टर। देखो क्या किया है मैंने, के लिख दिया, क्यू लिख दिया, टू को इधर ले लिया, आर यहाँ पे लिख दिया और ये आर कैप इधर लिख दिया और डी यहाँ पे लिख दिया। मतलब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा के क्यू डी आर आर कैप लिख दिया है, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया, बस थोड़ा सा क्रम का वो किया है। अब देखो हमने जब विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था तो उसमें क्या एक बात पढ़ी थी कि इन दोनों आवेशों के बीच में माइनस क्यू और प्लस क्यू में अत्यल्प दूरी होती है। तो ये बात बताओ मेरे को, ये डी ज्यादा बड़ा होता है या आर? डी दूरी अत्यल्प है, आर दूरी क्या है, ज्यादा। देखो अपने इस डेरिवेशन में हमने ये दूरी जो है परिभाषा से ही क्या होती है, अत्यल्प होती है। और किसकी तुलना में ये दूरी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी लेस देन है किससे, आर से। तो ये प्रॉपर्टी हम लिखने वाले हैं, तो नीचे लिख देते हैं, चूंकि चूंकि डी क्या है, लेस देन है किससे, आर से, इसलिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई फोर, ये जो पद है ना डी स्क्वायर वाला, ये आर स्क्वायर से कैसा हो जाएगा, छोटा। तो इसको लिख देते हैं डी स्क्वायर बाई फोर लेस देन होगा किससे, आर स्क्वायर से। क्योंकि क्या ऐसा क्यों हुआ, डी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, बहुत छोटा। उसका कारण क्या है, कारण है कि जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है वो अत्यल्प है, किसके मुकाबले, आर के मुकाबले। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, डी लेस देना है आर से, तो इसलिए डी स्क्वायर ऑलरेडी और छोटा हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखो, इसको समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है कि डी स्क्वायर बाई फोर क्या है, इस आर स्क्वायर से बहुत छोटा है। अगर आर स्क्वायर हमें मिलता है 100, तो डी स्क्वायर बाई फोर मिलेगा 0.001। तो अगर मैं 100 में से 0.001 घटाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं, क्यों, ये बहुत छोटा है किसकी तुलना में, आर स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, अतः डी स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, नगण्य मान सकते हैं, नगण्य नगण्य है। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं, डी स्क्वायर बाई फोर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हल करने में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसको लिख देंगे, अतः ई समीकरण क्या आ जाएगा, टू के क्यू डी आर आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये अपना ये बच गया, डी स्क्वायर को हमने छोड़ दिया। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, एक आर से, इस आर से ये आर की घात कितनी हो जाएगी, 4। तो नीचे आर की घात कितनी बचेगी, 3। तो नीचे आ जाएगा टू के क्यू डी आर कैप और नीचे आर की घात कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पी। पी को क्या लिखा था, क्यू डी। लिखा या नहीं लिखा, क्यू डी लिखा था। और जहां पे डी क्या थी, डी आवेशों के मध्य की दूरी है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, चूंकि विद्युत द्विध्रुव, यहां लिख देते हैं, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, पी बराबर क्यूडी था परिमाण। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूडी की जगह क्या लिख देते हैं,
पी। इस क्यूडी की जगह क्या काम में ले लें, पी ले लेते हैं। तो हम लिख देते हैं ई वेक्टर क्या मिल गया हमारा, 2k, क्यूडी की जगह पी, 2kp अपॉन आर क्यू आर कैप। तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, कितनी आई है, 2kp अपॉन आर क्यू आर कैप। अब आर कैप किधर था अपना, अब देखो आर कैप किधर था, आर कैप था अपना इस दिशा में। तो यहाँ पे अपना जो परिणामी है आगा, परिणामी परिणामी जो तीव्रता होगी, परिणामी ई वेक्टर होगा, वो किस दिशा में मिलेगा, इस दिशा में। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस दिशा में मिलेगी, इस दिशा में मिलेगी। क्यों, आर कैप हमने पॉजिटिव माना है, ओ से लेके पी की तरफ, ओ से पी की ओर माना है। तो ये अपना हो गया है। इस डेरिवेशन को इतना ही करना है। और इसका परिमाण देखें तो यहाँ पे ये क्या मिला है, अक्ष मिला है। तो इसको नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूं, ई अक्ष, ई अक्ष। अब इसका परिमाण देखा जाए तो परिमाण ई अक्ष ये मिला है हमें 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। और इसको लिख देते हैं समीकरण 6। समीकरण 6 किसी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, तीव्रता को व्यक्त तीव्रता को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, हमने बिंदु पी पर क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। तो कितनी आई है, 2kp अपॉन आर क्यू, ये याद होना चाहिए। और किया कैसे, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव लिया था, उसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू। देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। इसलिए हमने माइनस क्यू को इधर रखा है, जिससे कि पी वेक्टर किधर मिल जाए, हमें इधर मिल जाए। सारे वेक्टर हमें किधर मिले, इधर। अब इधर हमने एक बिंदु अक्ष पर एक बिंदु पी माना है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, आर है। और इसकी दूरी हमें पहले से ही डी मान रखी है, ये डी बाई टू हो जाएगी, ये दूरी डी बाई टू हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। वो क्या आई, के, ए पर कितने आई, ये आई अपने के माइनस क्यू था, और उनके बीच की दूरी एपी थी, आर कैप आ गई। इसके बाद हमें बिंदु बी पर क्या था, प्लस क्यू था, और उनके बीच की दूरी बीपी थी, आर कैप लगा दिया, ये आ गई। दोनों को हमने ज्यामिति से देखा कि एक तो आर प्लस डी बाई टू था और एक आर माइनस डी बाई टू। तो हमने क्या किए, इन दोनों की मान की जगह मान रख दिए। तो ये मान कितने आ गए, यहां से रख के ये आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, परिणामी दोनों को जोड़ दिया, सदिश रूप में जोड़ा है। तो यहाँ पे इसको जोड़ के इसको क्या किया, हल किया, सब कॉमन निकाल लिए। फिर इसको नीचे एलसीएम लेके यहाँ तक लिखा। फिर इसको बारी बारी से इसके क्या किए, स्क्वायर खोले। और यहाँ पे फिर हमने एक प्रॉपर्टी काम में ली कि ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने फिर ये फाइनल सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने देखा कि आर स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई फोर है, जबकि हमें पता है डी क्या है, आर से बहुत छोटा। तो हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर ऑलरेडी और छोटा होगा। तो ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इसके मुकाबले इसको नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। नगण्य है तो इसमें लिख लेना, नगण्य है तो इसे छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये हो गया। इसलिए ये ऐसे लिख लेना, नगण्य है तो इसे छोड़ सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। फिर यहाँ से हमें क्या पता था, हमें यहाँ पे इसको हल किया, आर की घात 4 हो रही थी, आर की घात 1 है, तो आर क्यू नीचे बच गया। और पी बराबर हमें पता है कि पी बराबर क्या होता है, क्यू डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको मान रख के हमें परिणाम क्या मिल गया, ई अक्ष, 2kp अपॉन आर क्यू, ये याद होना चाहिए।
तो हमें क्या मिल गया, 2 kp अपॉन आर क्यू। अब अगर इसका ग्राफ भी देखा जाए तो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, ये देखो। अगर हम इसको लिखें, ई अक्ष का आर के साथ परिवर्तन क्या है, ई, अब अपने पास देखो ये तो है, ई अक्ष कितना है, 2 kp अपॉन आर क्यू। तो ये 2 kp अपॉन आर क्यू ई की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको लिख सकते हैं, ई समानुपाती क्या है, 1/r क्यू। तो ये हमें ये क्या कैसे परिवर्तित हो रहा है, ई अक्ष 1/r क्यू के तरीका से। तो इसका परिवर्तित करके इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इधर दूरी r मान लेते हैं, यहाँ पे ई अक्ष हो जाएगा, और ये इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आ जाएगा। इसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे ही रखना है। तो ये क्या है, एक व्युत्क्रमानुपाती की तरह बिहेव करेगा। और व्युत्क्रमानुपाती कैसा, 1/r क्यू। तो बहुत साफ ऐसे रहेगा ये, ऐसे। तो इसका परिवर्तन हमने ये देख लिया है। इसको थोड़ा सा और सही से बना देता हूं मैं, ऐसे करके, ऐसे करके ये इसका परिवर्तन ग्राफ हो जाएगा। तो आज हमने देखा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, दिशा क्या रहती है, तो हमने ज्ञात कर लिया। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से बहुत मुख्य यही डेरिवेशन होता है। और अब की बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रफ में लिखिए, रफ में लिखने के बाद देखिए कि कहाँ पे इसको हल कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको हल करना है, हमने जो लिखाया वो वाकई में सही लिखाया है कि नहीं लिखाया। और ये पॉइंट अपना एक डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। और आगे जितने भी डेरिवेशन आते हैं वो तभी समझ में आएंगे जब अगर हम उनको प्रॉपर पहले जो जितने पॉइंट कराए हुए हैं वो सारे खुद से पढ़े हुए हैं। हम पढ़ाने को जो पढ़ाते हैं वो आपने डायरेक्ट लिख लिया, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझते रहिए और साथ के साथ इसको कंप्लीट कर लें। इंतजार नहीं करें कि हमारे साथ वाले अभी पढ़ नहीं रहे तो हमें पढ़ाई अभी नहीं करनी, बाद में करनी। टाइम बहुत कम होता है, अपना सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए टाइम से पढ़ते रहिए और सिलेबस कवर करके जल्दी से हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अगले डेरिवेशन में, कल।